हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। आज जो हम देख रहे हैं ये देख रहे हैं बेसिक एग्रीकल्चर, मतलब जितना भी जो आधारभूत एग्रीकल्चर है, जो हिस्ट्री का सवाल है उसका हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो इस एमसीक्यू से आप लोग का जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा या आप बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, तो बोर्ड में तो आपका क्या कर दिया है 50% ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो इससे आपको अधिकतर ऑब्जेक्टिव मिलता जुलता एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के भी शेयर करें। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करें, तब हम आगे बढ़ते हैं और आपको नया क्वेश्चन, आपको कुछ नया टॉपिक से आपको रूबरू कराते हुए चलेंगे और प्रत्येक एमसीक्यू का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो सके। तो इसलिए आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से ली गई है। हम आपको दोनों में दिए हैं, हिंदी में भी दिए हैं और अंग्रेजी में भी दिए हैं। आपको दोनों में दे रहे हैं, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो सके समझने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। मतलब जो एग्रीकल्चर जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज एग्रीकल्चर वर्ड डिवाइड। मतलब एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो किससे लिया गया है। तो एग्रीकल्चर जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर का हिस्ट्री हम वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप लोग देख लीजिए। हिस्ट्री का वीडियो हम पूरा हिस्ट्री आपको बता चुके हैं। 11th का चैप्टर है हिस्ट्री, तो पूरा हिस्ट्री पूरा बारीकी से आपको बताया गया है। आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान, जितना हिस्ट्री में हम लोग पढ़ना था उतना हम लोग हिस्ट्री में आपको ज्ञान दे चुके हैं। और जो भी ज्ञान एक्स्ट्रा जो होगा वो एमसीक्यू के तहत आपको दिया जाएगा। तो आप इस सेशन को अपने मित्रों के बीच शेयर करना नहीं भूलें। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एग्रीकल्चर वर्ड किस भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो किससे लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। एग्रीकल्चर वर्ड किससे लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। यहां तक को समझने में कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछे जिसमें कल्चर लगा हुआ हो, कल्चर जिसमें लगा हुआ, कल्चर एग्रीकल्चर जिसमें कल्चर लगा हुआ हो वो हमेशा लैटिन मारेंगे। जिसमें कल्चर लगा हुआ हो, जिसमें कल्चर लगा हुआ हो वो वर्ड हमेशा लैटिन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें कल्चर लगा हुआ हो वो वर्ड हमेशा लैटिन वर्ड होगा। यहां तक आप समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन क्या था कि एग्रीकल्चर वर्ड किससे लिया गया है। तो एग्रीकल्चर वर्ड किससे लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है। मतलब एग्रोनॉमी इज डिवाइड फ्रॉम विच लैंग्वेज। एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है, तो एग्रोनॉमी लिया गया है किससे, ग्रीक से लिया गया। एग्रोनॉमी किससे लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। एग्रोनॉमी किससे लिया गया है, ग्रीक से लिया गया। एग्रोनॉमी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्रॉप का मैनेजमेंट पढ़ते हैं। जितना भी क्रॉप है उसका मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के अंतर्गत। और आपको लैटिन बता दी, एग्रीकल्चर जो लैटिन वर्ड है। संस्कृत में पूछेगा कौन सा वर्ड है संस्कृत, तो संस्कृत गन्ना, जिसको हम लोग शुगर कैन कहते हैं, गन्ना जो है वो संस्कृत से लिया गया। अगर आपसे पूछे अरबी, एग्रीकल्चर में अरबी कौन सा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण वर्ड ही याद करना है। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड था, एग्रीकल्चर लैटिन है। एग्रोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है। फिर गन्ना आपको कौन सा वर्ड है, गन्ना संस्कृत वर्ड है। अरबी आपसे पूछ दिया जाए तो अरबी कौन सा वर्ड है, जो मौसम के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, तो मौसम जो है वो क्या है, अरबी वर्ड है। समझ गए, मौसम क्या है, अरबी वर्ड है। अगर जलवायु पूछे तो आगे क्वेश्चन है जलवायु कौन सा वर्ड है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो आप इतना घबराइए नहीं, आपको सब बताएंगे कि जितना भी एमसीक्यू है आपको पूरा एमसीक्यू आपको डील करके देंगे। और पूरा एमसीक्यू का जितना भी जो आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव, जो एमसीक्यू में जो आंसर रहता है ABCD, उसका पूरा हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हो सके। तो अगला देखते हैं। अगला क्या है कि प्राचीन ग्रंथ में श्रीफल किसे कहा जाता है। जो प्राचीन जो ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, इसमें अगर श्रीफल का अगर दर्शाया गया है तो श्रीफल कौन सा फल को हम लोग कहते हैं, तो श्रीफल कहते हैं हम लोग नारियल को।
प्राचीन ग्रंथ में श्रीफल किसे कहेंगे? श्रीफल कहेंगे नारियल को। कपास को क्या कहेंगे? प्राचीन ग्रंथ में कपास को हम लोग सूत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सूत के नाम से जानते हैं। उसके बाद गेहूं को, नारियल को पता चल गया, नारियल को क्या कहेंगे हम लोग? नारियल को कहेंगे श्रीफल। कपास को क्या कहेंगे? सूत फल कहेंगे। उसके बाद गेहूं को क्या कहेंगे? गेहूं को कनक के नाम से जानते हैं। गेहूं को क्या चीज? कनक के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है? चावल। चावल को किससे नाम से जानते हैं? चावल को हम लोग अक्षत के नाम से जानते हैं। चावल को अक्षत के नाम से जानते हैं। हम लोग जब पूजा होता है तो कहते हैं अक्षत देने के लिए, तो अक्षत हम क्या देते हैं? अरवा चावल देते हैं। तो अक्षत प्राचीन ग्रंथ में किसको कहा जाता है? चावल को कहा जाता है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन ग्रंथ में अक्षत किसे कहा गया है? अभी जस्ट बताएं अक्षत किसे कहा गया है? तो अक्षत कहा गया है किसको? चावल को। कपास को क्या कहा गया है? कमेंट करके बताइए, कपास को क्या कहा गया है? कपास को सूत कहा गया है। कपास को क्या कहा गया है? सूत कहा गया है। गेहूं को क्या कहा गया है प्राचीन ग्रंथ में? गेहूं को कनक कहा गया है, गेहूं को। और श्रीफल किसको कहा गया है? नारियल को श्रीफल कहा गया है। यहां तक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, एग्रोनॉमी के जनक कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी के जनक कौन है? सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? अरस्तु। दूसरा ऑप्शन क्या है? पीटर डिक्रेंजे। तीसरा है जिथ्रो टूल। चौथा है स्वामीनाथन। देखिए, आपको इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं कि कैसे हम एमसीक्यू का तुक्का लगाएं, तो आप अगर वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। देखिए, तुक्का लगाना सबसे पहला इसमें बात क्या था? एलिमिनेशन मेथड। उसमें बात किया गया था एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो अरस्तु हमको ध्यान में आना चाहिए, अरस्तु क्या है? बायोलॉजी के फादर हैं। तो अरस्तु ऑप्शन नहीं होगा। यहां तक हो गई। उसके बाद बात करते हैं जिथ्रो टूल। जिथ्रो टूल के बाद बात करते हैं। तो जिथ्रो टूल 2 वर्ड दिए थे, कौन सा? वीड साइंस, टिल्लेज, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जो उनके किताब थे तो उसमें लिखे थे। तो जिथ्रो टूल भी नहीं होगा। जिथ्रो टूल का कौन था? वीड था, टिल्लेज था, ये सब वर्ड दिए थे। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन क्या है वो है एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन क्या थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। कहां के फादर थे? इंडिया के फादर थे। तो एमएस स्वामीनाथन भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पीटर डी क्रिंजे। अगर आपसे पूछे कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, तो एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीटर डी क्रिंजे फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्सन के फादर कौन है? फादर ऑफ टिल्लेज अभी जस्ट बताए एलिमिनेशन मेथड से, तो फिर उस तरफ से लगाइए। अरस्तु अभी बताए बायोलॉजी के फादर या जूलॉजी के फादर अरस्तु। उसके बाद पीटर डिकिंजे। पीटर डिकिंजे कौन है? पीटर डिकिंजे हैं कौन से फादर? एग्रोनॉमी के फादर। तो क्या पूछा? किसका? कर्सन का फादर, मतलब टिल्लेज का फादर। टिल्लेज का फादर कौन है? जिथ्रो टूल है टिल्लेज का फादर। यहां तक आपको हो गई। 6 नंबर तक हम पूरा क्वेश्चन का, पूरा एमसीक्यू का पूरा विस्तृत अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलवायु शब्द की उत्पत्ति कहां की है? मतलब फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड क्लाइमेट। जलवायु का इंग्लिश होता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कहां से ली गई है? तो हम सभी बताए थे अभी, लैटिन से। लैटिन से कौन था जिसमें अंत में कल्चर लगा हुआ हो? वो लैटिन वर्ड होगा। तो लैटिन आंसर नहीं है। संस्कृत का 2-3 ही वर्ड है संस्कृत का। गन्ना है, तो गन्ना इसमें है नहीं क्योंकि जलवायु पूछा है, तो गन्ना तो है नहीं। बस अरबी में बताए थे। अरबी में भी क्या बताए थे? मौसम या मानसून, ये सभी वेदर, ये सभी जो वर्ड है वो अरबी के हैं। तो अरबी भी नहीं है। तो कौन सा वर्ड है? क्लाइमेट ग्रीक वर्ड है। क्लाइमेट कौन सी वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल का आप आंसर बताइए। नेक्स्ट सवाल है मौसम किस भाषा से लिया गया है? आप नीचे कमेंट कीजिए। अभी हम पूरा जो 6-7 सवाल बताए हैं उसमें पूरा डिस्कस किए हैं कि मौसम किस वर्ड है, पूरा इसी लैंग्वेज पे आता है। तो मौसम कौन सा वर्ड है? मौसम कौन सा है? अरबी वर्ड है। मतलब वेदर कौन सा वर्ड है? अरबी वर्ड है। मानसून कौन सा वर्ड है? अरबी वर्ड है। यहां तक समझने कोई दिक्कत नहीं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्रांति हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन, जितना भी रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, फिर क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन,
उसके बाद कौन सा है पिंक रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन, ये सभी रिवॉल्यूशन का आपको याद रखना है। तो आपको एक शॉर्ट वीडियो में पूरा रिवॉल्यूशन का आपको हम दे देंगे। तो इस पे बात करते हैं, जो क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। पहला ऑप्शन क्या है वर्गीस कुरियन, पहला ऑप्शन क्या है वर्गीस कुरियन, दूसरा ऑप्शन क्या है के.एल. चड्डा, तीसरा ऑप्शन है एनी बॉर्ले, चौथा ऑप्शन है एम.एस. रंधावा। यहां तक हो गई। तो पहला ऑप्शन पे देखते हैं वर्गीस कुरियन। पहला ऑप्शन क्या है वर्गीस कुरियन। जो वर्गीस कुरियन थे वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर थे। वर्गीस कुरियन कौन थे व्हाइट रिवॉल्यूशन के, व्हाइट रिवॉल्यूशन के। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, व्हाइट जो उजला हो, तो उजला क्या है दूध उजला है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है मिल्क से संबंधित है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है मिल्क से संबंधित है। यहां तक हो गई। उसके बाद दूसरा है के.एल. चड्डा। के.एल. चड्डा कौन थे गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर थे। के.एल. चड्डा किससे हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। के.एल. चड्डा कौन थे गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। उसके बाद एनी बॉर्ले, तो विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है एनी बॉर्ले हैं। और एक लास्ट ऑप्शन बच गया एम.एस. रंधावा। तो एम.एस. रंधावा थे वो इंडिया में हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बुक लिखे थे। क्या लिखे थे इंडिया में हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बुक लिखे थे। कौन सा एम.एस. रंधावा साइंटिस्ट। ये पूरा आप कॉपी में लिख लीजिए कि आपको बाद में इस वीडियो को देखना नहीं पड़े और आप एक बार में पूरा वीडियो याद कर लें। तो इसलिए आपको पूरा एमसीक्यू को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। आप पहले एमसीक्यू मारिए, आप ऑप्शन बोलिए कौन से हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें हम क्या मानेंगे नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन होगा नया ई नंबर देंगे नन ऑफ दीज, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप ABC नहीं मारिए। इसमें कौन सा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन से हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ये आपको याद रख लीजिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है एम.एस. स्वामीनाथन है। बताए वर्गीस कुरियन कौन थे, वर्गीस कुरियन कौन थे फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। के.एल. चड्डा क्या है फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद एनी बॉर्ले क्या है, एनी बॉर्ले हैं कौन से फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन कहां के वर्ल्ड में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन सीधे, अगर इंडिया नहीं दिया है तो क्या मारेंगे एनी बॉर्ले मारेंगे। अगर इंडिया दिया हुआ है तो एम.एस. स्वामीनाथन मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लघु दिवस या अल्प प्रकाशव्यापी, मतलब ये अब क्या है लघु दिवस। लघु दिवस, दीर्घ दिवस और जहां दिन और रात समान होती है इसको डे निटोल कहती है। ये सभी आती है फोटो पीरियडिकली में, मतलब प्रकाश का कितना प्रकाश है उसको 3 भागों में बांटे हैं। कितना पौधे पे प्रकाश पड़ती है। पहला क्या है शॉर्ट डे प्लांट, जिसको लघु दिवसीय प्लांट कहते हैं, पौधा कहते हैं या पुष्पन कहते हैं। उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट है। उसके बाद कौन है डे निटोल प्लांट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है लघु दिवसीय या अल्प प्रकाशपेक्षी पुष्पन के लिए, प्रकाश के लिए सभी होती है, मतलब कितना आवश्यक होती है। लाइट इज ऑल दैट इज नीडेड फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, मतलब जो लघु दिवसीय प्लांट है उसके लिए प्रकाश कितनी चाहिए। तो प्रकाश अगर शॉर्ट डे है तो मतलब प्रकाश हमको कम चाहिए। तो सबसे इसमें देखेंगे तो कम कौन है, तो आपको एक डाटा याद रखना पड़ेगा। अगर 10 से कम रहेगा, 10 से कम रहेगा तो लघु दिवसीय होगा। 10 से कम रहेगा तो लघु दिवसीय। 14 से ज्यादा रहेगा तो क्या चीज, 14 से ज्यादा रहेगा तो दीर्घ दिवसीय पुष्पन होगा उसमें। 14 से ज्यादा रहेगा तो दीर्घ दिवसीय और 10 से कम रहेगा तो लघु दिवसीय। और बीच में रह गया कौन, जो दोनों में आए, दिन और रात दोनों में आए, डे न्यूट्रल में। तो डे न्यूट्रल में कितना 12 से
14 डिग्री सेंटीग्रेड हमको तापमान चाहिए। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्प प्रकाशपेक्षी पौधे के उदाहरण है। अब इसमें उदाहरण पूछ रहा है तो आपको उदाहरण याद रखना है कि अल्प मतलब शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट जितना भी खरीफ क्रॉप है, जितना भी खरीफ क्रॉप है वो किस में आएगा? शॉर्ट डे प्लांट में। और जितना भी रबी क्रॉप है वो डे न्यूट्रल में आएगा। और आपको मुश्किल से 5-6 क्रॉप ऐसे हैं जो डे न्यूट्रल में आते हैं, उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप कल्टीवेशन पढ़ रहे होंगे, कल्टीवेशन हम लोग का वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे नीचे कल्टीवेशन का वीडियो दिया हुआ है तो उसमें आपको बताए हैं, पूरा इसका पूरा लेक्चर बताए हुए हैं कि कौन से पौधे किस में आते हैं, कौन से डे न्यूट्रल प्लांट में आते हैं। तो कौन सा पूछा? एसडीपी में, मतलब शॉर्ट डे प्लांट में कौन है? तो शॉर्ट डे में खरीफ का क्रॉप आता है। तो इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है? ये देखिए कौन सा खरीफ क्रॉप है? मक्का, कपास, जय और सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो कौन सा खरीफ क्रॉप है? मक्का खरीफ क्रॉप है। तो आंसर क्या होगा? ए, 12 का ए, मतलब मक्का खरीफ क्रॉप है। समझ गए। और जो नए जुड़े हैं उस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तभी हम और आगे वीडियो बना सकते हैं। तो इससे हमको एनर्जी मिलता है कि हाँ आप लाइक कर रहे हैं और इसमें जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो हम और से और आपके पास एमसीक्यू लेके आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घ। अभी जस्ट बताए थे दीर्घ वाला। तो दीर्घ में कौन है? दीर्घ के लिए जस्ट बताए थे अगर शॉर्ट डे हो तो 10 से कम चाहिए, अगर दीर्घ है तो 14 से ज्यादा सेंटीग्रेड चाहिए। इसमें ऑप्शन देखिए 14 से ज्यादा कौन है? 14 से ज्यादा कौन है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा। यहां पूरा डिस्कस करते हुए चलते हैं। आपको जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि हाँ सर ये बताए थे, दिमाग में आएगा कि सर ये बताए थे, और आप तुरंत ऑप्शन सही करके आएंगे। और आपके एग्जाम में टोटल अगर लेवल दिया जाए तो 60% क्वेश्चन आपको आसानी पूछेगा और 20% उससे हल्का ज्यादा भारी पूछेगा और 20% जो बहुत ज्यादा भारी पूछेगा तो आपसे बनेगा भी नहीं 20%। तो आपको 60% बनाना ही है और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके 20 और कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको 10-20 जो हाई लेवल का क्वेश्चन है उसको 10% कर लीजिएगा, तो आपका प्योर सिलेक्शन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ दिवसीय पौधा। दीर्घ दिवसीय पौधा अभी जस्ट बताए थे वैसा पौधा जो दीर्घ दिवसीय में आएगा। कौन सा पौधा? जो रवि क्रॉप होगा, जो रवि क्रॉप होगा वो दीर्घ दिवसीय में आएगा। जितना भी रवि क्रॉप होगा वो दीर्घ दिवसीय आएगा। तो इसमें रवि क्रॉप कौन है? मक्का खरीफ में आती है, मक्का रवि में भी आती है। बिहार में जो है रवि मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। बिहार में जो रवि मक्का है सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, लेकिन जो मक्का की जो फसल है वो खरीफ के अंतर्गत आती है। जो मक्का का जो भारत में जो उगाया जाता है वो खरीफ के अंतर्गत उगाया जाता है। और इसमें जो कपास जो है ये नहीं है। जय, इसका सही आंसर क्या होगा? जय। इसका सही आंसर क्या होगा? जय। यहां तक वो समझ में आ गया कि दीर्घ दिवसीय पौधे, दीर्घ दिवसीय पौधे कौन है? मक्का नहीं है, कपास नहीं है, सूर्यमुखी नहीं है, कौन से हैं? जय। मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लाइट पीरियड इज नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग फॉर इंटरमीडिएट प्लांटिंग। इंटरमीडिएट प्लांटिंग मतलब कि डे न्यूट्रल प्लांट के लिए, डे न्यूट्रल प्लांट के लिए कितना हमको लाइट चाहिए। तो अभी जस्ट बताए थे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर डे न्यूट्रल प्लांट हो तो उसको लाइट चाहिए कितना? 12 से 14 घंटा उसको लाइट चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगर शॉर्ट डे प्लांट हो, फिर से बता रहे हैं, अगर शॉर्ट डे प्लांट हो तो 10 से कम चाहिए, 10 से कम घंटा हमको लाइट चाहिए। किसमें? शॉर्ट डे प्लांट में। अगर हमको लॉन्ग डे प्लांट हो तो 14 से ज्यादा चाहिए लॉन्ग डे प्लांट में। यहां तक समझ गए। अगर लॉन्ग डे प्लांट हो तो लॉन्ग डे प्लांट में 14 से ज्यादा चाहिए। अगर शॉर्ट डे प्लांट हो तो 10 घंटा से कम को लाइट चाहिए। अगर डे न्यूट्रल प्लांट हो, इंटरमीडिएट प्लांट हो, मतलब मध्यवर्ती पौधा हो, तो उसको 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड हमको आवर उसको लाइट चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिवस निष्प्रभावी पौधे के उदाहरण नहीं है। मतलब दिवस निष्प्रभावी
मतलब हिंदी समझिए क्या है, दिवस निष्प्रभावी, मतलब इंटरमीडिएट क्रॉप के उदाहरण नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। नहीं है मतलब कौन से क्रॉप नहीं है, तो अभी जस्ट बताए थे मक्का कौन से क्रॉप है, एसडीपी है, तो मक्का इसका आंसर सही होगा। उसके बाद कपास, कपास क्या है, कपास दिस इंटरमीडिएट क्रॉप है, तो कपास इसका आंसर गलत है। उसके बाद जय, जय किस में आता है, तो जय आता है किसमें, दीर्घ दिवसीय पौधे, तो इसका आंसर जय भी सही है। और सूर्यमुखी कौन सा है, सूर्यमुखी कौन सा है, दिवस निष्प्रभावी का पौधा है, तो सूर्यमुखी इंटरमीडिएट क्रॉप है, इसकी भी सही नहीं। इसका ऑप्शन 2 सही है, मक्का और जय। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एग्जाम में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसका ऑप्शन 2 भी सही होगा, तो आप इस तरह से देख के मारिएगा। निष्प्रभाव क्रॉप 3-4 क्रॉप आपको याद रखना है। पहला क्या है, दिवस निष्प्रभाव क्रॉप, पहला टमाटो, लिख लीजिए टमाटर, टमाटर टोमेटो, ये डी न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। कपास, कॉटन, कॉटन, उसके बाद ये भी इंटरमीडिएट क्रॉप आते हैं, मतलब डी न्यूट्रल क्रॉप आते हैं। और सूर्यमुखी, ये भी डी न्यूट्रल क्रॉप आते हैं। आपको यहां तक याद रखना है। सूर्यमुखी का इंग्लिश होता है सनफ्लावर, आपको यहां याद रखना है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है 17वां क्वेश्चन कि भारत कृषि बोर्ड, भारतीय कृषि बोर्ड, जो भारतीय कृषि बोर्ड थी उसकी स्थापना कब की गई। तो भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई, ये पूरा हिस्ट्री में आपको पढ़ाए हैं। तो अगर हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री का लेक्चर देख लीजिए। आपको बार बार कह रहे हैं, हिस्ट्री में आपको पूरा चीज पढ़ाया गया है कि कब स्थापना की गई थी, कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे पहला बना था, कौन सी जानवर को हम सबसे पहले पालतू बनाए थे। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जानवरों की सीक्वेंस लिखिए, सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद कौन से जानवर पालतू बनाए गए थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए 17वां क्वेश्चन कि भारतीय कृषि बोर्ड जो था, व्हेन वाज एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, तो सबसे पहला जो बना था भारतीय कृषि बोर्ड बना था वो कब बना था, 1905 में क्या हुआ था, IARI का हुआ था। IARI मतलब उस समय नाम क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI कब हुआ था, 1905 में हुआ था। लेकिन बोर्ड कब बना था, इससे 1 साल पहले बोर्ड बना था, तब इसका स्थापना हुआ था। तो बोर्ड कब बना था, तो 1904 ईस्वी में बोर्ड बना था। ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट यहां मार के आएंगे कि 1905 में, बहुत सारे स्टूडेंट मार के आएंगे कि 1905 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी, लेकिन ये गलत आंसर है। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में स्थापना हुई थी। उसके बाद 1905 में क्या हुआ था, 1905 में IARI का स्थापना हुआ था। मतलब क्या था, इंडियन इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद क्या हुआ था, 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का स्थापना हुआ था। ICAR का कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। यहां तक हो गई। और 1936 में क्या हुआ था, तो 1936 में क्या था कि पूसा जो बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूसा जो है वो स्थानांतरित हुई थी नई दिल्ली में पूसा में, तो 1936 में क्या हुआ था, स्थानांतरित हुआ था। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब व्हेन वाज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था ICAR, तो ICAR एस्टेब्लिश्ड हुआ था कब हुआ था, 1929 में। ICAR एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1929। 1904 में क्या हुआ था, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1905 में IARI की स्थापना हुई थी, मतलब इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। 1929 में क्या हुआ था, ICAR की स्थापना हुई थी। तो ICAR की स्थापना कब हुई थी, 1929 में। उस टाइम क्या नाम था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब 1947 में क्या हुआ था कि इसका नाम बदल के इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कब इसका नाम बदला गया, तो 1947 में बदला गया। 1936 में क्या हुआ था कि बिहार वाले जो IARI था वो ट्रांसफर हो गया था कहां,
पूसा में हुआ था। यहां तक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहला डीजी कौन थे, डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहला डीजी कौन थे, यह आपको मुंह जबानी याद रखना चाहिए। भारतीय कृषि के पहले जनरल कौन थे? बीपी पाल थे। कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। ऑप्शन सी इसका सही है। गोविंद भाई पंत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से था, वो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना था। कहां था? पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अभी कहां है? पंतनगर में। एम एस स्वामीनाथन क्या है? एम एस स्वामीनाथन गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। एम एस स्वामीनाथन, सॉरी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद के एल चड्डा। के एल चड्डा कौन है? के एल चड्डा के यहाँ अभी जस्ट बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। के एल चड्डा क्या कौन थे? तो के एल चड्डा थे गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर। हो गए यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व में मौसम विज्ञान संगठन मतलब WMO कहां है? WMO कहां है? आपको ये जो इंटरनेशनल जो संस्थान है आपको याद रखना ही है। WMO कहां है? WMO कहां है? जेनेवा में है। आपको ये याद रखना है। जो महत्वपूर्ण जो आपको 3-4 इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 3-4 इंस्टीट्यूट आपको पूछा जाएगा कि विश्व में मौसम विज्ञान संगठन कहां है? जेनेवा में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां है, तो जो है इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहां है? वो आपको कहां है? बेंगलोर में है। ये आपको याद रखना है। 3-4 इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूसा इंस्टीट्यूट बिहार, जो पूसा इंस्टीट्यूट था बिहार से ट्रांसफर हुआ कहां? नई दिल्ली हुआ। तो वो कितने ईस्वी में ट्रांसफर हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कितने ईस्वी में ट्रांसफर हुआ? तो 7 नवंबर 1936। 1936 आपको याद ही रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको याद नहीं रहेगा। तो एग्जैक्ट डेट आपको याद करना है। कब होगा? 7 नवंबर 1936 ईस्वी को। 16 नवंबर 1929 ये भी गलत है। 17 नवंबर 1929 ये भी गलत है। और 16 जुलाई 1936 ये भी गलत है। 1936 रहेगा ही। 1936 सबको याद रहेगा। 1934 में भूकंप आई थी। 1934 में भूकंप आई थी। 1934 में भूकंप आई थी, अर्थक्वेक आई थी। तो उसके बाद 2 साल बाद ट्रांसफर कर दिया गया समस्तीपुर पूसा से। कहां किया गया? पूसा, नई दिल्ली में। वहां जगह बनाया गया पूसा, इसी के नाम पे पूसा जगह बनाया गया। कब ट्रांसफर किया गया? 7 नवंबर 1936 को ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिन का अधिकतम तापमान किस टाइम पे होगा? क्या है? दिन का अधिकतम तापमान लगभग कितने बजे होते हैं? तो दिन का अधिकतम तापमान कितने बजे होंगे? तो सबसे ज्यादा सूर्य की किरण कब होगी? कि 12 बजे सबसे ज्यादा सूर्य की किरण होगी। सबसे ज्यादा प्रकाश धरती पर पड़ेगा, पृथ्वी पर पड़ेगा, तो 12 बजे पड़ेगा। तो तुरंत प्रकाश पड़ेगा, तुरंत गर्म तो होगा नहीं, कुछ देर के बाद गर्म होगा। तो 12 बजे के बाद गर्म होता है। तो 12 बजे के बाद ऑप्शन देखेंगे। 12 बजे के बाद कौन सा ऑप्शन है? 2 बजे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2 बजे। मतलब 2 बजे जो है पृथ्वी का तापमान सबसे अधिक होगा। आप उस टाइम बाहर नहीं निकलिएगा। उस टाइम बाहर निकलेगा तो लू लग जाएगा आपको। तो 12 बजे, अगर गर्मी के मौसम में अगर 12 बजे के बाद अगर 2 बजे निकलते हैं तो उस टाइम हमको बहुत ज्यादा गर्मी फेस करनी पड़ती है। तो 2 बजे क्या है कि अधिकतम तापमान होता है। लेकिन सबसे ज्यादा किरण पृथ्वी कब पड़ती है? तो 12 बजे। 12 बजे सबसे ज्यादा किरण, जो सूर्य की विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रे हैं, ये सभी पृथ्वी पे 12 बजे सबसे ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिन में सौर विकिरण कितने बजे पृथ्वी के आसपास सबसे अधिक होती है? तो कितने बजे सबसे अधिक होती है अभी जस्ट बताएं तो 12 बजे। तो इसका सही आंसर कितना होगा? ए, ऑप्शन ए, मतलब 12 बजे सबसे अधिक विकिरण होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में निश्चित आयतन के उपस्थित आर्द्रता को हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में किसी निश्चित जो आयतन है, कोई निश्चित अगर आयतन है, अगर उसमें आर्द्रता उपलब्ध होगी, मतलब ह्यूमिडिटी उपलब्ध होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब निरपेक्ष ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। इसका सही आंसर क्या होगा? निरपेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। और कब हुई थी? 16 जुलाई को, 16 जुलाई 1929 में हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका नामकरण कब चेंज हुआ? इंडियन कब हुआ? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ तब इसका नामकरण हम लोग चेंज किए। उससे पहले क्या था? इंपेरियल था, इंपेरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। उसका इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बना, कब बना? 1947 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब पूरा कृषि जो पूरा एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो इसका जो विस्तृत ब्रांच है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो 7-8 ब्रांच है, टोटल 14 ब्रांच है, लेकिन आपको मुख्य रूप से 7-8 ब्रांच ही आपको याद करना है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी ब्रांच का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि लागत एवं आय, कृषि लागत एवं आय मतलब क्या चीज हमको कह रहा है कि एग्रीकल्चर कॉस्ट और इनकम की बात कर रहा है। तो कॉस्ट इनकम किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। हमको अगर आय होगी तो हम किस में गिनेंगे? कि इकोनॉमिक्स में गिनेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कृषि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पढ़िएगा, आप आंसर तुरंत मारिएगा। यहां ऑप्शन क्या दिया? कृषि कोर्स भी दिया हुआ है। तो कृषि कोर्स कोई विषय ही नहीं होती है, कृषि कोर्स कोई विषय ही नहीं है। कृषि अर्थशास्त्र होती है, कृषि अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन यहां आंसर क्या होगा? कृषि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था नहीं। अर्थव्यवस्था मतलब जितना भी अर्थव्यवस्था, अगर अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र। इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और किस पे किए थे? तो गेहूं, जो पंजाब के इलाके थे, जो ऊपर में पंजाब हरियाणा थे, वहां गेहूं नहीं होती थी, तो वहां वो लोग गेहूं की उन्नत किस्म लाए, जो सिंदरा 64 और लरमा लोजा जो 64 है, ये सब वैरायटी लाए। और नोरिन 10, आपको बहुत सारे जो है नोरिन 10 वैरायटी जो डॉर्फ वैरायटी है, ये सब आपको याद रखना है। जो कल्टीवेशन जब हम पढ़ेंगे, कल्टीवेशन जब हम उसका एमसीक्यू लेके आएंगे तो उस टाइम आपको बताएंगे। तो वीट का मेनली जो था ग्रीन रेवोल्यूशन किस में आया था? सीरियल्स क्रॉप में। मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन किसका था? सीरियल्स क्रॉप का था। तो सीरियल्स क्रॉप की शुरुआत, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। 1960 और 64 में नहीं हुई थी। 1964 में तो नोरिन 10 वैरायटी लाई ही गई थी, लेकिन 1966 में क्या हुआ था कि इसकी भारत में पूरी बढ़िया से शुरुआत हो चुकी थी, 1966 से 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। मछली पालन, मछली पालन किससे संबंधित है? तो मछली पालन किससे है? फिशरीज से है। मछली का इंग्लिश क्या होता है? फिश होता है। तो फिशरीज देखेंगे, फिश किस में आता है? तो फिश किस में आएगा? फिशरीज में। पहला ऑप्शन क्या है? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किससे कहेंगे? तो एपीकल्चर कहेंगे मधुमक्खी के पालन को। इसको क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, शेरी मतलब जितना भी जो सेरी वाली सिल्क जो होता है, जो कपड़ा हम लोग बनाते हैं वो सिल्क से बनता है, तो जितना भी सिल्क कल्चर होगा, सिल्क कल्चर, तो सिल्क कल्चर को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो जितना भी अगर अंगूर का उत्पादन करेंगे, अंगूर के उत्पादन को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, अंगूर के उत्पादन को, अंगूर उत्पादन को हम लोग क्या कहेंगे? विटीकल्चर कहेंगे। यहां तक आप समझने में कोई दिक्कत नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मछली पालन किससे संबंधित है? मछली पालन संबंधित है किससे? फिशरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी पालन। अभी जस्ट बताए थे मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर से संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम कीट की पालन करते हैं। अगर हम रेशम कीट मतलब सिल्क की पालन करेंगे, सिल्क वर्म की पालन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी,
सेरिकल्चर है। इसमें एक और कल्चर आती है, सिल्क क्या है, इंसेक्ट है। ये बेनिफिशियल इंसेक्ट में आते हैं और बेनिफिशियल इंसेक्ट 3 होते हैं। कौन से? हनी बी, उसके बाद सिल्क, उसके बाद लैक, जिससे लहठी बनता है। तो लैक इंसेक्ट कल्चर को हम लोग क्या कहेंगे? लैक कल्चर कहेंगे। ये सभी ग्रीक वर्ड है, जिसमें जितना भी, ग्रीक नहीं लैटिन वर्ड है, जितना भी कल्चर जो लगा हुआ है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। तो जितना भी कल्चर जिसमें लगा हुआ वो लैटिन वर्ड है। तो यहां हम लोग देख लिए और यहां पूरा हम एमसीक्यू पूरा समाप्त कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।